दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए और भाजपा और कांग्रेस बराबरी पर पहुंचे, उसके बाद तो यह समझ में आने लगा कि हरियाणा जो है वह भाजपा के हाथ से फिसल रहा है और कांग्रेस यहां पर अपनी पैठ बना पाएगी। खासकर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकी और कांग्रेस की सीटें लगभग डबल हो गई थी। ये अलग बात है कि वो अभी भी 3 डिजिट के आंकड़े से पीछे रहे, लेकिन फिर भी स्थिति जो ऐसी बनी उसमें कांग्रेस के लिए काफी सकारात्मक बातें देखी गई। हरियाणा को लेकर यह लगा कि कांग्रेस का द्वार जो पिछले 10 सालों से बंद था वह खुलने वाला है। 3 मुद्दे जिससे कांग्रेस को यहाँ पे बहुत फायदा मिल रहा था, उसमें पहला मुद्दा तो किसानों का था, दूसरा अग्निवीर का मुद्दा और तीसरा महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी वाला केस हुआ था वह मुद्दा, खासकर विनेश फोगाट का केस। ऐसे में कांग्रेस को यह एहसास था कि हम इन चुनावों को आराम से जीत लेंगे और आज से 2 महीना पहले यह लग भी रहा था कि भाजपा की स्थिति हरियाणा में काफी खराब है, वह 10 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। फिर धीमे धीमे माहौल बदला और कुछ चीजें बदली, उन्हीं पर चर्चा करना है। पहले बात कर लेते हैं भाजपा की कि आखिर भाजपा के साथ ऐसा हुआ क्या जिस वजह से भाजपा की स्थिति जो है वह यहाँ पर सुधरती दिखाई दे रही है। अगर हम आज की बात करें तो जो अनुमान देखा जा रहा है 90 सीटों का, उसमें से कांग्रेस को लगभग 40 से 45 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मतलब एक ऐसा भी आंकड़ा है जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं भी मिल सकता है, वह 40 पर रुक सकती है, क्योंकि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आपको 46 सीटों की आवश्यकता होगी। तो 40 से 45 मतलब आप बहुमत के नीचे हैं। वहीं पर भाजपा जो अभी सितंबर के शुरुआत तक 10 सीटों पर नहीं आई थी, वह 30 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। अगर हम यहां पर 2 गठबंधन की बात करें, एक है इनलो और बीएसपी गठबंधन जिसको 1 से 5 सीटें हुई मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जो जेजेपी है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है एएसपी, इनको भी लगभग 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल का जादू हरियाणा में चलता दिखाई नहीं दे रहा है, उनको भी लगभग 1 सीटों पर हो सकता है उनको बढ़त मिल जाए। बाकी एज सच वो कहीं यहां पर फाइट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब बात दोस्तों यहां पर यह आ रही है कि आखिर भाजपा की स्थिति इतनी सुधरी क्यों। यहां पर भाजपा की बात करें तो 3 जगह से भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसमें जीटी रोड बेल्ट है, बागड़ बेल्ट है और अहिरवाल बेल्ट है। इन तीनों को मिला लिया जाए तो 43 सीट्स होती हैं और भाजपा यहां पर काफी मजबूत रही है, भाजपा का गढ़ रहा है। खासकर बागड़ सीट जो है वह जाट बाहुल्य क्षेत्र है और अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यहाँ पे काफी आक्रामक रैली हुई और इस आक्रामक रैली के बाद यहाँ पर परिवर्तन जो है वो देखा जा रहा है, भाजपा की तरफ माहौल शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा राव इंद्रजीत को भी भाजपा ने अहिरवाल क्षेत्र पर फ्री हैंड दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करिए और इस वजह से भाजपा जो है यहां पर अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करते हुए दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए इन सीटों की बात करें तो भाजपा ने यहां पर 47 सीट 2014 में 47 सीट में से भाजपा ने यहां पर 21 सीटें जीती थी। तो ऐसे में भाजपा का यह प्रमुख क्षेत्र है और भाजपा को यही सबसे अधिक उम्मीदें हैं। लेकिन भाजपा के साथ दिक्कत क्या हुई? 3 दिक्कत तो इस पर हम लोग जानते हैं। पहला तो था जो अग्निवीर योजना है, क्योंकि हरियाणा के युवा आर्मी में बहुत जाते हैं और यहाँ के युवाओं का सपना है आर्मी में जाना। ऐसे में अग्निवीर योजना के बाद कई सारे युवाओं का जो सपना है वह टूटा है और तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या में लगातार कमी आई है। इस वजह से हरियाणा में अग्निवीर योजना को लेकर माहौल काफी नेगेटिव हमको दिखाई दे रहा है। इस वजह से भाजपा को युवाओं का यहाँ पर वोट मिल पाएगा, इसको लेकर थोड़ी शंका है। किसान आंदोलन की बात की जाए तो जब किसान बिल आए थे उस वजह से भी भाजपा का हरियाणा में जो दिक्कत है वह बढ़ता जा रहा था और जब भाजपा ने फार्म बिल को वापस लिया उसके बाद भी यहां पर आपको स्थिति ठीक होती दिखाई नहीं दे रही थी। रही सही कसर जो है वो पहलवानों के मुद्दे ने यहां पर छेड़ दिया। बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे यौन शोषण की और उसके बाद जिस तरह का सलूक किया गया रेसलर्स के साथ, उस पर भी सवालिया निशान उठे और इसके अलावा विनेश फोगाट का केस जो है वह प्रमुखता से इस समय छाया हुआ है पूरे हरियाणा में। लेकिन जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है इस समय हरियाणा का और यहाँ पर भाजपा अपने आप को मजबूत करते जा रही है। भाजपा को एक दिक्कत जो सामना करना पड़ रहा है वह है बागियों से
और बागियों को निकाला भी भाजपा ने, कई लोगों को घुड़की भी दी कि तुम अपने आप को पीछे कर लो। यहां तक कि अमित शाह को यह कहना पड़ा कि आप भाजपा के निशान को देकर वोट दें, ना कि कैंडिडेट के नाम पर वोट दें। सीधी बात यह है कि भाजपा यह कहना चाह रही है कि जो हमारे बागी हैं उनके नाम पर वोट मत दीजिए, आप वोट दीजिए कमल के निशान पर। और जहां तक यह लग रहा है कि यह जो आवाज है अमित शाह की, यह पब्लिक तक पहुंचते दिखाई भी दे रही है और लोग इस बात से सहमत दिखाई दे रहे हैं। और भाजपा अभी फाइट से पूरी तरीके से बाहर नहीं हुई है और भाजपा ने काफी हद तक रिकवर किया है अपनी इस पोजीशन को। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आए वह भाजपा के पक्ष में तो ना सही, लेकिन भाजपा जो यहां पे गायब होते दिखाई दे रही थी वह गायब होते ना दिखे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गंदी चीज होती है दोस्तों, और कांग्रेस इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। लोकसभा चुनाव और उसके बाद राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, यह दोनों चीजें इतनी तेजी से कांग्रेस के लिए हुई कि कांग्रेस को खुद पे भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस को ऐसा एहसास हुआ कि हरियाणा तो उनके हाथ में आ ही चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप विनिंग लाइन पर ना पहुंच जाएं तब तक उत्साहित मत होइए। कांग्रेस के साथ यहां पर यही होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो है अति उत्साह में आ गई। कांग्रेस को लगा कि हरियाणा तो उनके लिए प्लेट में सजा हुआ उनके पास आ चुका है, और ऐसे में इस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अब लगातार पिछड़ती जा रही है। एक दौर पे 90 में से 70 सीटों पर कांग्रेस की जीत मानी जा रही थी, आज वह संख्या घटकर 40 पर आ चुकी है। यहां तक कि 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में सामने सामने लड़ाई है, और यहां पर एज भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। विनेश फोगाट का मुद्दा भी धीमे धीमे शांत होता जा रहा है। कारण यही है कि विनेश फोगाट के मुद्दे को भाजपा ने जिस तरीके से टैकल किया, उसमें भाजपा ने विनेश फोगाट पे अटैक किया ही नहीं, और यह चीज कांग्रेस के अपोज में चली गई। तो कांग्रेस को लगा था कि विनेश फोगाट को टिकट देने के बाद भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाएगी, और भाजपा ने यहां पर बिल्कुल विनेश फोगाट पर बात ही नहीं करी। इस वजह से भी यह मुद्दा जो है वो साइड होता दिखाई दे रहा है। यहां तक कि विनेश फोगाट अपनी सीट जीत पाएंगी, इसको भी लेकर अब संशय उत्पन्न हो चुका है। इसके अलावा अग्निवीर मुद्दे को भी कांग्रेस ने सही तरीके से यहां पर नहीं उठाया। अग्निवीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस के क्या विचार हैं, इसको लेकर कांग्रेस अभी कुछ नहीं कह पाई है। वह अग्निवीर को खत्म करेगी, पुरानी पॉलिसी जो सेना में भर्ती की थी उसे वापस से लेके आएगी, क्या अल्टरनेट है, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी कोई भी रूपरेखा नहीं यहां पर नहीं दिखाई है। जो मैंने आपको 3 बेल्ट बताए थे जहां पर भाजपा प्रमुख है, उसमें जो सीट है मेनली वह थी जीटी रोड बेल्ट की, उसके अलावा बागड़ की और अहिरवाल सीट जो आपका बेल्ट है, वहां पर टोटल 43 सीट थी। यहां पर जो है प्रियंका गांधी ने काफी सभाएं की हैं। अब कांग्रेस की स्थिति इस बेल्ट में यही मानिए कि कांग्रेस को यहां पर केवल 12 सीटें मिली हैं पिछले बार के चुनाव में। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यह इस सीट पर काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं कि भाजपा के हाथ से इस सीट को छीनना आवश्यक है। कारण यह है कि भाजपा का यहां पर प्रभुत्व रहा है हमेशा से। अगर 43 सीट्स पर आपका प्रभुत्व हो और जहां पर 46 आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे में चीजें आसान हो जाएंगी। कांग्रेस के लिए जो सबसे खराब जा रहा है वह है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच का टसल। एक इंटरव्यू में अभी वायरल हुआ, जब पूछा गया कि आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पर्सनली मुलाकात कब की, मंचों पर तो आप मिलते रहते हैं पर वैसे मुलाकात कब की, तो कुमारी शैलजा को याद भी नहीं रहा कि उन्होंने आखिरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कब मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने ऑल इज वेल का नारा देने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद यह लगा कि यह नारा बहुत देर में आया, तब तक तो कांड हो चुका था। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की टकरार उनके कैंडिडेट्स तक पहुंच चुकी है। यहां पर कार्यकर्ता भी आपस में एकजुट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की टकराहट कांग्रेस के लिए काफी नकारात्मक होती दिखाई दे रही है। अगली बात करें किसान के मुद्दे की, तो यहां पर भी कांग्रेस ने कुछ खास ऐसी बात नहीं की है। कांग्रेस के पास कोई यहां पर रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर उन्हें लोग वोट क्यों दें। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको विपक्ष की आलोचना करने की जगह पर हमेशा आप क्या करना चाहते हैं इस पर आपको अपना दिमाग केंद्रित रखना चाहिए। और कांग्रेस यही गलती कर रही है कि वह भाजपा को क्रिटिसाइज करे, लेकिन उसके अगेंस्ट में वह क्या करेगी, जो निर्णय भाजपा ने लिया उसकी जगह पर कांग्रेस क्या निर्णय लेगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी कोई रूपरेखा नहीं दी है। जातिगत जनगणना का मुद्दा यहां पर भी राहुल गांधी ने उठाया, पर वह मुद्दा अब इतना ज्यादा बोल लिया गया है कि अब उस मुद्दे का औचित्य ही भारतीय राजनीति में खत्म होता दिखाई दे रहा है।
अब बात कर लेते हैं कुछ लोकल प्लेयर्स की जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय के भी अपने रोल हैं, इसके अलावा दो गठबंधन और है और आम आदमी पार्टी। अगर हम बात करें बीएसपी और इनलो की, तो इनके बीच में गठबंधन हुआ और इस गठबंधन को यहाँ पर दलित वोट बैंक काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जो हैं, उनका रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इनलो है वह भी एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि अगर यह वोट काटेंगे तो कांग्रेस का वोट काटेंगे, भाजपा का वोट नहीं काटेंगे। इसलिए कांग्रेस को नुकसान होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां दिखाई दे रही है। सेम चीज अगर हम बात करें कि जेजेपी जो है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी जो है, इसके बीच में भी दिक्कतें यही है कि यह भी वोट काटेंगे तो कांग्रेस का ही वोट काटेंगे। रही सही कसर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पूरी कर दी। अरविंद केजरीवाल जो है वह हरियाणा चुनाव में एक्टिवली काम तो कर रहे हैं, पर उनका कोई प्रभाव यहां पर होता दिखाई दे नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल की यह कोशिश है कि इन चुनावों को त्रिशंकु बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी धीमे धीमे न्यूज से भी गायब होती दिखाई दे रही है। और दिल्ली में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आतिशी मार लेना को लेकर समस्याएं आगे आ रही हैं। और दिल्ली जब एक महीने से अधिक हो जाता है, न्यूज से बाहर हो जाती है, तो फिर छटपटाहट शुरू होती है आम आदमी पार्टी में। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी इसको कैसे यहाँ पर इस चीज का सामना करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने बात की हरियाणा चुनाव की और क्या क्या यहाँ पर प्रमुख इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, और साथ ही हमने ये समझा कि वर्तमान जो स्थिति है इसमें हंग असेंबली होने की पॉसिबिलिटी जो है अधिक दिखाई दे रही है। बाकी 5 तारीख को होंगे वोट और 8 को आएंगे नतीजे, तब तो सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे 10 प्रदेश पे। मिलेंगे अगले वीडियो में। याद तो सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।